मुगल सल्तनत की शान, आगरा शहर के केंद्र में बादशाह अकबर ने हाल ही में एक विशाल और भव्य घंटाघर क्लॉक टावर बनवाया था। यह निर्माण इतना शानदार था कि उसकी विशाल छाया दूर दूर तक फैलती थी, मानो वह समय को स्वयं माप रहा हो। लेकिन इस नई राजसी शान के साथ एक अजीबोगरीब समस्या उत्पन्न हो गई थी। घंटाघर की घंटी हर आधे घंटे बाद इतनी प्रचंडता से बजती थी कि दरबारियों और आसपास रहने वाले लोगों का जीना मुहाल हो गया था। रात को चैन नहीं, दिन को काम में ध्यान नहीं। एक दिन लगातार सिरदर्द से तंग आकर बादशाह अकबर ने झुंझलाहट में अपने सबसे प्रिय और चतुर वजीर बीरबल को तुरंत तलब किया। बीरबल, बादशाह ने गरज कर कहा, यह घंटाघर मेरी प्रतिष्ठा का प्रतीक है, लेकिन इसकी ध्वनि ने मेरी नींद हराम कर दी है। इसे बिना तोड़े, बिना इसकी उपयोगिता कम किए शांत कैसे किया जाए? यदि तुमने यह असंभव कार्य कर दिखाया तो तुम्हें सोने के सिक्कों से तौल दिया जाएगा। बीरबल ने घंटी की तरफ देखा, मंद मंद मुस्कुराए और कहा, जहांपनाह, इस समस्या का हल इसकी आवाज में नहीं बल्कि लोगों की शिकायत में छिपा है। मुझे एक दिन का समय दीजिए, मैं इस घंटे को बिना छुए हमेशा के लिए चुप करवा दूंगा। दरबार उत्सुकता से प्रतीक्षा करने लगा कि बीरबल अब कौन सा नया जादू दिखाने वाले हैं। अगले दिन बीरबल ने जो किया वह किसी ने सोचा भी नहीं था। बीरबल ने घंटाघर के नीचे एक शाही मुंशी स्क्राइब को बिठाया और राज्य भर में हिंडोरा पिटवा दिया। आज से जो भी व्यक्ति इस विशाल घंटे की ध्वनि को बिना किसी शिकायत के सबसे पहले सुनेगा, उसे तुरंत 10 स्वर्ण मुद्राएं इनाम में मिलेंगी। शर्त यह है कि उसे शांत मन से यह स्वीकार करना होगा कि ध्वनि ने उसे परेशान नहीं किया। कुछ ही घंटों में चमत्कार हो गया। शिकायत करने वाले नागरिक अब इनाम की दौड़ में शामिल हो गए। शोर अब एक अवसर बन गया था। जैसे ही घंटा बजता, लोग चिल्लाने की बजाय मुझे परेशानी नहीं हुई कहते हुए मुंशी की तरफ भागते और पहले मुहर पाने की होड़ करते। शिकायतें रातों रात बंद हो गईं। दरबार में वापस लौटकर बीरबल ने अकबर से कहा, जहांपनाह, ध्वनि वही है, लेकिन अब सुनने वाले का मन बदल गया है। घंटा चुप नहीं हुआ, बल्कि शिकायतें चुप हो गईं। मैंने इसे बिना तोड़े, बिना छुए और इसकी उपयोगिता बढ़ाकर शांत कर दिया। यह सुनकर बादशाह अकबर हंसते हंसते लोटपोट हो गए। उन्होंने तुरंत बीरबल को सोने के सिक्कों से तौलने का आदेश दिया, जैसा कि उन्होंने वादा किया था। सोने के सिक्कों से बीरबल को तौलने की भव्य तैयारी शुरू हुई। दरबार के बीचों बीच एक विशाल तराजू स्थापित किया गया। अकबर स्वयं खड़े होकर सुनिश्चित कर रहे थे कि खजांची ईमानदारी से अपना काम करे। बीरबल को एक पल्ले पर बैठाया गया और जैसे ही दूसरे पल्ले पर स्वर्ण मुद्राओं का ढेर लगने लगा, पूरा दरबार बीरबल की जय हो के नारों से गूंज उठा। जब तुला पूरी हुई तो बादशाह अकबर ने व्यक्तिगत रूप से बीरबल को गले लगाया। उन्होंने भरी सभा में घोषणा की, मित्र बीरबल, तुमने एक बार फिर यह साबित कर दिया कि सबसे बड़ी समस्या का हल भी केवल सोच बदलने से निकल आता है। तुमने शोर को खत्म नहीं किया, बल्कि उसे लाभ से जोड़कर लोगों की इच्छा को ही बदल दिया। यह न्याय और शासन की एक अद्भुत कला है। उस दिन बीरबल ने केवल सोना ही नहीं जीता, बल्कि लोगों के दिलों में अपनी बुद्धिमत्ता की छाप और गहरी कर दी। बीरबल की इस अनोखी तरकीब की चर्चा पूरे राज्य में फैल गई। लोग अब घंटाघर की आवाज को परेशानी नहीं बल्कि समृद्धि का संकेत मानते थे। और मुंशी, वह अपनी नई व्यस्त नौकरी से बहुत खुश था, क्योंकि अब उसका काम शिकायतें सुनना नहीं बल्कि खुशहाली के प्रमाण दर्ज करना था। अकबर बादशाह बीरबल की इस दूरदर्शिता से अत्यंत प्रभावित हुए। उन्होंने भरे दरबार में बीरबल को गले लगाया और कहा, बीरबल, तुम वह दीपक हो जो समस्या के अंधकार को भी अवसर की रोशनी बना देता है। तुम्हारा न्याय केवल कानून का पालन नहीं करता, बल्कि लोगों की मानसिकता को ही नया आयाम दे देता है। लेकिन बादशाह अकबर को चैन कहा। उन्हें तो बीरबल की असाधारण बुद्धि को हर कसौटी पर परखने की आदत थी। कुछ दिनों बाद, जब घंटाघर की आवाज राज्य का सबसे मधुर और लाभदायक संगीत बन चुकी थी, बादशाह ने एक और जटिल पहेली सामने रख दी। उन्होंने बीरबल से पूछा, बीरबल, तुमने सिद्ध किया कि शोर लाभ ला सकता है। अब यह बताओ, राज्य में सबसे बड़ा झूठ क्या है जिसे सब सच मानकर जी रहे हैं? और उस झूठ को तोड़े बिना सच स्थापित कैसे किया जाए? पूरा दरबार सन्न रह गया। यह सवाल केवल बुद्धिमत्ता की नहीं बल्कि सत्य और भ्रम की प्रकृति की गहरी समझ की मांग कर रहा था। बीरबल ने सहजता से मुस्कुराते हुए चुनौती स्वीकार कर ली। उन्होंने उत्तर दिया,
जहांपनाह, इसका उत्तर घंटा घर की अगली आवाज के साथ ही देना उचित होगा। दरबार की हर सांस रुक गई थी। सभी की आंखें शहर के केंद्र में खड़े विशाल घंटा घर पर टिकी थीं। कुछ दरबारी सोच रहे थे कि बीरबल ने जानबूझकर समय मांगा है ताकि वे इस गहरे सवाल से बच सके, लेकिन बादशाह जानते थे कि बीरबल की चाल हमेशा समय से जुड़ी होती है। बीरबल ने गंभीरता से चारों ओर देखा। जहांपनाह, राज्य का वह झूठ उतना ही आवश्यक है जितना कि राज्य की नींव। वह दिखता नहीं, पर हर जगह मौजूद है। ठीक उसी क्षण घंटा घर ने अपनी भारी भरकम गूंजती हुई आवाज छोड़ी, डोंग डोंग डोंग, 3 बार। बीरबल ने तुरंत खड़े होकर कहा, जहांपनाह, यह घंटा अभी अभी जो 3 बार बजा है, यही हमारे राज्य का सबसे बड़ा झूठ है। हम सब यह मानकर जीते हैं कि यह घड़ी सटीक समय बता रही है, जबकि हर व्यक्ति के लिए जीवन का अनुभव और समय की गति अलग है। इस एक ध्वनि पर कोई किसान अपनी फसल काटने को 3 बजे का सच मानता है, तो कोई व्यापारी आराम करने को। यह घड़ी केवल भ्रम पैदा करती है कि हम सब एक ही समय में जी रहे हैं। सच स्थापित करने के लिए हमें इस झूठ को तोड़ने की आवश्यकता नहीं, बस यह स्वीकार करना है कि सबका समय अलग है। दरबार स्तब्ध रह गया। यह सिर्फ घड़ी की बात नहीं थी, यह उस सार्वभौमिक धारणा की बात थी जिस पर समाज टिका था। बादशाह अकबर ने धीरे से बीरबल की ओर देखा। उनकी आंखों में अब सत्ता का अभिमान नहीं, बल्कि गहन चिंतन की छाप थी। सन्नाटा इतना गहरा था कि यदि इस क्षण घंटाघर की तीसरी घंटी बजती तो वह भी एक निजी अनुभव की तरह लगती। बीरबल, अकबर ने अंततः कहा, उनकी आवाज में वर्षों का भ्रम टूटने का स्वर था। तुमने केवल उस निर्जीव यंत्र पर विजय नहीं पाई, बल्कि उस सबसे बड़ी असहमति को स्वीकार करवाया जिसे हम एकता का नाम देते आए हैं। यह घंटाघर आज से समय का शासक नहीं, बल्कि महज एक यंत्र है। दरबारियों के चेहरे अब बदले हुए थे। उन्हें लगा जैसे उन्हें अपना निजी समय वापस मिल गया हो, वह समय जो उन्हें अपनी जरूरतों के अनुसार इस्तेमाल करने का अधिकार देता था। जब बीरबल सम्मान में सिर झुकाकर खड़ा हुआ तो सभा के कोने से एक फुसफुसाहट उठी। एक बूढ़े दरबारी ने हाथ उठाया। उसके चेहरे पर शंका नहीं, एक नई व्यावहारिक समस्या का बोझ था। हुजूर, उसने विनम्रता से कहा, यदि सबका समय अलग है तो राज्य का हिसाब किताब और लगान भरने की अंतिम तिथि कैसे तय होगी? यह प्रश्न तुरंत ही दर्शन शास्त्र को शासन कला की जटिलताओं में वापस ले आया। बादशाह अकबर ने पल भर के लिए अपनी आंखें बंद कीं और फिर उन्हें सीधा बीरबल पर खोल दिया। उनकी चुप्पी में एक स्पष्ट निर्देश था, तुम्हारे दर्शन ने यह समस्या खड़ी की है, अब तुम ही इसका निवारण करो। बीरबल ने सम्मान पूर्वक झुककर जवाब दिया, हुजूर, व्यक्तिगत समय हृदय में रहता है, भावनाओं से बंधा हुआ, पर शासन का समय दीवारों पर टंगे घंटाघर में निवास करता है। लगान भरने की अंतिम तिथि तय करने के लिए हमें किसी की भावना नहीं, बल्कि उस तटस्थ यंत्र की सुई और सूर्य की परिक्रमा देखनी होगी। बीरबल ने आगे स्पष्ट किया, राज्य व्यवस्था सामूहिक समय से चलती है, जिसे मापने के लिए हमने घंटाघर बनाया है। हर किसान को अपनी खेती या निजी काम के लिए अपना व्यक्तिगत समय इस्तेमाल करने की पूरी आजादी है, पर जब बात राज्य के दायित्वों की आती है तो सबको एक ही कसौटी अर्थात घड़ी की आवाज माननी होगी। इस तरह दर्शन और शासन कला दोनों का संतुलन बना रहता है। सभा में फिर शांति छा गई। यह उत्तर व्यावहारिक और बुद्धिमानी भरा था। अकबर ने राहत की सांस ली और बीरबल की पीठ थपथ पाई। बीरबल, तुम सच में हमारे 9 रत्नों में सबसे चमकीले हो। तुमने सिद्ध कर दिया कि घड़ी केवल समय नहीं बताती, वह व्यवस्था और न्याय की डोर थामे रखती है। बादशाह के इस कथन के साथ ही सभा विसर्जित हुई। अब जब समय को राज्य का आधिकारिक मानक घोषित कर दिया गया था तो घंटाघर की गूंज नगर के हर कोने तक पहुंचने लगी। लेकिन हर अच्छी व्यवस्था में एक चुनौती जरूर होती है। जल्द ही दरबार में एक नई फुसफुसाहट सुनाई देने लगी। कुछ चालाक व्यापारियों ने इसका अनुचित लाभ उठाना शुरू कर दिया। एक व्यापारी, जिसे हमेशा हिसाब चुकाने में देर हो जाती थी, उसने दावा किया कि उसके घर की पुरानी धूप घड़ी घंटाघर से धीमी चलती है, इसलिए वह समय पर नहीं पहुंच पाया। दूसरी ओर एक दरबारी यह शिकायत लेकर आया कि घंटाघर की आवाज कभी कभी इतनी तेज होती है कि वह उसके निजी चिंतन में बाधा डालती है। अब समस्या दार्शनिक नहीं, बल्कि विशुद्ध रूप से व्यावहारिक हो गई थी।
क्या कोई यंत्र, चाहे वह कितना भी तटस्थ हो, आम जनता के हाथों में पड़कर विवाद का कारण बन सकता है? बीरबल समझ गए, अब उन्हें समय की उपयोगिता नहीं, बल्कि समय के यंत्र की विश्वसनीयता और उसके मनोवैज्ञानिक प्रभाव को संभालना था। बीरबल ने दोनों शिकायतकर्ताओं को शांत किया। उन्होंने कहा, जहां तक यंत्र का सवाल है, वह तटस्थ है। समस्या उसके ग्रहण करने में है। अगले दिन उन्होंने घंटाघर के आसपास 3 दल बनाए। पहला दल, वे लोग जिन्हें समय हमेशा तेज लगता है, यानी आवाज बहुत तेज लगती है। दूसरा दल, वे जो धीमा होने का दावा करते हैं। तीसरा दल, वे जो समय को सामान्य मानते हैं। बीरबल ने तीनों दलों को घंटाघर की 3 अलग अलग दूरी पर बिठाया। उन्होंने घोषणा की, आज हम यह देखेंगे कि स्थान, दूरी और एकाग्रता की कमी समय की गति को कैसे प्रभावित करती है। जो धीमी चाल की शिकायत कर रहा था, उसे सबसे दूर बैठाया गया, ताकि ध्वनि उस तक विलंब से पहुंचे और उसे लगे कि वह वास्तव में जल्दी पहुंच गया है। वहीं जिसे तेज आवाज से शिकायत थी, उसे घंटाघर के बिल्कुल नीचे बिठाया गया, लेकिन उसे कान में रुई डालने की अनुमति दी गई। बीरबल जानते थे कि केवल भौतिक दूरी और सुविधा का यह सरल परिवर्तन ही दोनों की मनोवैज्ञानिक शिकायतों को स्वतः ही बेअसर कर देगा। परिणामस्वरूप तेज आवाज वाला शांत हो गया और समय पर न पहुंच पाने वाला अब पहले पहुंच गया था। महाराज अकबर, जो यह सब ध्यान से देख रहे थे, बीरबल की इस सहज बुद्धि पर मुग्ध हो गए। उन्होंने अपने सिंहासन से झुककर पूछा, बीरबल, तुमने इतनी जटिल शिकायत को इतनी सरलता से कैसे निपटा दिया? क्या यह घंटाघर की समस्या थी या केवल लोगों के मन की? बीरबल ने हाथ जोड़कर विनम्रता से उत्तर दिया, जहांपनाह, अक्सर बड़ी से बड़ी समस्या का मूल कारण बाहरी वस्तु में नहीं, बल्कि उसे अनुभव करने वाले की मनस्थिति में छिपा होता है। ध्वनि उतनी ही तेज या धीमी थी जितनी पहले थी। हमने ध्वनि को नहीं बदला, बल्कि सुनने वाले की धारणा को बदल दिया। जिसे तेज आवाज से शिकायत थी, उसे हमने अपनी सुविधा के अनुसार उसे नियंत्रित करने का अधिकार रुई दे दिया, और जिसे देर हो रही थी, उसे हमने मनोवैज्ञानिक रूप से समय से पहले पहुंचने का भ्रम दे दिया। यह आवाज का प्रबंधन नहीं था, बल्कि अपेक्षाओं का प्रबंधन था। दरबार में मौजूद सभी दरबारी बीरबल की इस समझदारी पर आश्चर्यचकित रह गए, जिसने सिद्ध कर दिया कि जीवन की आधी से ज्यादा शिकायतें भौतिक समाधान से नहीं, बल्कि मनोवैज्ञानिक समायोजन से दूर की जा सकती है। अकबर ने प्रसन्न होकर बीरबल को स्वर्ण मुद्राओं से पुरस्कृत किया। यह प्रमाणित हो गया कि बीरबल समस्या को नहीं, बल्कि समस्या को देखने के नजरिए को बदलते थे। अकबर के दरबार में बीरबल की जय जयकार हो रही थी, लेकिन यह विजय कुछ लोगों के गले नहीं उतरी। खासतौर पर शहर का मुख्य घड़ीसाज, जो ध्वनि प्रबंधन के अपने पुराने तरीके को श्रेष्ठ मानता था, मन ही मन जल भुन रहा था। उसने सोचा कि बीरबल की यह मनोवैज्ञानिक चाल केवल भावनाओं पर काम करती है, समय की कठोर वास्तविकता पर नहीं। अगले दिन घड़ीसाज ने दरबार में एक नई चुनौती पेश की। हुजूर, उसने कहा, बीरबल ने लोगों की धारणा बदली, पर क्या वे समय की गति को बदल सकते हैं? हमारे शहर का घंटाघर, जो सदियों से समय का प्रहरी है, आजकल अनियमित है। उसकी घंटी कभी देर से बजती है, तो कभी जल्दी। लोग अब उस पर विश्वास नहीं करते। यदि बीरबल वास्तव में समय को नियंत्रित कर सकते हैं, तो उन्हें बिना किसी भौतिक मरम्मत के केवल अपनी बुद्धि से घंटे घर को पुनः विश्वसनीय बनाना होगा। यह सुनकर दरबार में सन्नाटा छा गया। यह चुनौती अब सीधे समय के यथार्थ पर थी। बीरबल मुस्कुराए और चुनौती स्वीकार करते हुए बोले, जहांपनाह, घड़ी समय नहीं बताती, वह केवल समय की सूचना देती है, और सूचना का प्रबंधन मैं जानता हूँ। बीरबल ने अगले दिन घंटे घर की ओर रुख नहीं किया। इसके बजाय उन्होंने शहर के मुख्य चौराहे पर ढिंढोरा पिटवाया। मुनादी में यह घोषणा की गई कि बादशाह सलामत के नए फरमान के अनुसार अब से घंटा घर की घंटी केवल समय की सूचना नहीं देगी, बल्कि यह शहर के लिए एक आदेश होगी। पहली घंटी बजते ही हर दुकानदार को अपनी दुकान का दरवाजा 3 बार छूना होगा। दूसरी घंटी पर सभी गृहस्थों को अपने घर की छत की ओर देखना अनिवार्य है। और सबसे महत्वपूर्ण, तीसरी घंटी पर, चाहे वह सुबह बजे या दोपहर, सभी को एक सामूहिक जयकारे के साथ अपनी कमर पर हाथ रखना होगा। यह सुनकर जनता हंसी और हैरान हुई। लोगों का ध्यान अब घंटी के सही समय पर नहीं, बल्कि उस अजीबोगरीब कार्य को करने पर केंद्रित हो गया जो घंटी के तुरंत बाद करना था।
घंटा घर अभी भी अनियमित था, लेकिन किसी ने शिकायत नहीं की। जब घंटी देर से बजती तो लोग कहते, चलो अच्छा हुआ, थोड़ा और आराम मिल गया, और जब जल्दी बजती तो वे दौड़कर अपना शाही कार्य पूरा करते। बीरबल ने यांत्रिक समय की समस्या को मानव व्यवहार के प्रबंधन से साध लिया था। सूचना अब शिकायत का कारण नहीं, बल्कि मनोरंजन का माध्यम बन गई थी। महल की सबसे ऊंची मीनार पर खड़े बादशाह अकबर यह सारा तमाशा देख रहे थे। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि एक यांत्रिक त्रुटि को मात्र एक सामाजिक खेल से इतनी सरलता से हल किया जा सकता है। उन्होंने तुरंत बीरबल को अपने पास बुलाया। बीरबल, अकबर ने जिज्ञासा से पूछा, तुमने घंटा घर के अंदर कुछ नहीं बदला, नहीं कारीगरों को डांटा, फिर भी जहां पहले क्रोध और शिकायतें थीं, अब केवल हंसी और भागम भाग है। यह कौन सा जादू है? बीरबल ने अदब से झुककर उत्तर दिया, जहांपनाह, घंटी का बजना अब केवल एक कठोर सूचना नहीं रहा, वह लोगों के रोजमर्रा के जीवन में एक मजेदार रुकावट बन गया है। अब लोग घड़ी की सटीकता को नहीं देखते, बल्कि अपने शाही कर्तव्य को पूरा करने में गर्व महसूस करते हैं। यह मानव स्वभाव है। जब किसी काम में मनोरंजन शामिल हो जाता है तो समय की छोटी मोटी चूकें महत्वहीन हो जाती है। हमने केवल शिकायत को उत्सव में बदल दिया। अकबर मुस्कुराए और समझ गए कि बीरबल ने समय की समस्या को समय से परे जाकर हल किया था। उन्होंने कहा, तुम्हारी बुद्धिमत्ता अतुलनीय है बीरबल। अकबर ने एक लंबी सांस ली और बोले, तो अब हमारे शहर का हर नागरिक एक अनौपचारिक समयपाल बन गया है। यह तो अद्भुत है। बीरबल ने हाथ जोड़े, जी जहांपनाह। अब वे गलत घंटी बजने का इंतजार करते हैं ताकि वे अपनी प्रतिक्रिया दे सके। बाजार में जहां पहले घंटी की शिकायतें होती थीं, अब लोग शर्त लगाते हैं कि इस बार घंटी कितनी देर से बजेगी। किसी का काम घंटी के इंतजार में नहीं रुकता, बल्कि घंटी अब लोगों के खेल का हिस्सा है। अकबर हंस पड़े, तुम्हारी इस घंटी उत्सव ने सचमुच शिकायतों की जड़ काट दी। अब कोई यह नहीं देखता कि समय सही है या नहीं, सब बस मनोरंजन तलाशते हैं। मैं तुम्हें एक विशेष सम्मान देना चाहता हूँ बीरबल। मांगो, क्या मांगते हो? बीरबल ने विनम्रता से कहा, बस इतना कि यह परंपरा चलती रहे जहां छोटी मोटी कमियां भी जीवन का हिस्सा बनकर हंसा सके। और महाराज, यदि कभी कोई नागरिक समय पर घंटी बजा दे तो उसे शाही खजाने से एक अशर्फी दी जाए, ताकि घंटी का देर से बजना भी खुशी का कारण बने और समय पर बजना भी। अकबर इस शर्त से अत्यंत प्रसन्न हुए। महाराज अकबर ने तुरंत इस नई घोषणा को शाही फरमान के रूप में लागू करवा दिया। बीरबल की चतुराई अब स्वर्ण अशर्फी का लालच बन चुकी थी, जिसने नागरिकों में एक नया उत्साह भर दिया। अब घंटी का बजना केवल समय की सूचना नहीं थी, बल्कि एक रोमांचक जुआ बन गया था। हर शाम जैसे ही घंटी बजने का समय नजदीक आता, लोग उत्सुकता से उस विशाल घंटाघर के पास इकट्ठा होने लगते। दर्जनों नागरिक हाथ में अपनी घड़ी या बस अनुमान लेकर खड़े रहते। हर कोई उस जटिल घड़ी के तंत्र को समझने की कोशिश करता। वे सोचते थे कि कौन सबसे पहले अशर्फी जीतेगा, परंतु वह पुरानी शाही घंटी इतने अप्रत्याशित ढंग से बजती थी कि उसका सही समय पकड़ना असंभव सा था। वह कभी 2 मिनट पहले बजती तो कभी 2 मिनट बाद। कई हफ्तों तक प्रयास चलता रहा, लेकिन कोई भी नागरिक वह जादुई अशर्फी नहीं जीत सका। इसके बजाय घंटी की रस्सी खींचने के प्रयास में होने वाली मजेदार अफरातफरी ने राज दरबार और बाजार में नया हास्य पैदा कर दिया। एक बार तो घंटी की रस्सी खींचने की जल्दबाजी में एक व्यापारी अपने सिर पर ही घड़ा उल्टा बैठा। इस लगातार चलती हास्यास्पद प्रतियोगिता से बादशाह अकबर बहुत खुश थे, लेकिन साथ ही उन्हें यह चिंता भी सताने लगी कि उनकी चुनौती कभी पूरी नहीं हो पाएगी। दरबारियों ने सुझाव दिया कि शायद अशर्फी की रकम बढ़ा देनी चाहिए, पर अकबर ने सिर हिलाया। बीरबल, बादशाह ने अपने सबसे चतुर मंत्री को बुलाया। इस घंटी का रहस्य तुम्हें ही सुलझाना होगा। लोग इसे जीतने की होड़ में अपना होश खो चुके हैं। क्या तुम बता सकते हो कि इस जादुई घंटी को सही समय पर कैसे पकड़ा जाए? बीरबल ने सम्मानपूर्वक झुककर चुनौती स्वीकार की। अगले दिन से बीरबल ने मैदान संभाल लिया। वह रस्सी खींचने वालों के शोरगुल से दूर एक कोने में बैठकर घंटी की आवाज का विश्लेषण करने लगे। उन्होंने न केवल घंटी की धीमी तेज चाल को समझा,
बल्कि यह भी नोटिस किया कि जब भी घंटी बजने वाली होती, उससे ठीक पहले घंटी के शीर्ष से एक हल्की सूक्ष्म ध्वनि उत्पन्न होती थी। यह एक छोटा सा संकेत था जिसे जल्दबाजी में कोई पकड़ नहीं पा रहा था। सबकी नजरें रस्सी पर थीं, आवाज पर नहीं। बीरबल मुस्कुराए। अब उन्हें पता था कि अशरफी कैसे जीती जाएगी। अगले दिन जब प्रतियोगिता अपने चरम पर थी, बीरबल ने एक अजीब मांग रखी। उन्होंने कहा, जहांपनाह, मैं अपनी आंखों पर पट्टी बांधना चाहूंगा। मेरी भविष्यवाणी रस्सी की चाल देखकर नहीं, बल्कि घंटी की ध्वनि पर आधारित होगी। दरबार अचंभित था। बादशाह अकबर ने सहमति दी। रस्सी खींचने वालों ने अपना काम शुरू किया। रस्सा हिल रहा था, लेकिन घंटी अभी भी शांत थी। बीरबल ने अपनी आंखें बंद रखीं और अपनी पूरी चेतना घंटी के शीर्ष पर टिका दी। जैसे ही उन्होंने वह सूक्ष्म, तीखी सू न की आवाज सुनी, जो हवा में लगभग अदृश्य थी, उन्होंने तुरंत हाथ ऊपर उठाया। अभी, बीरबल ने निर्णायक स्वर में घोषणा की, और उनके शब्द समाप्त होते ही पूरे शक्ति के साथ डोंग की आवाज गूंज उठी। सभासद हक्के बक्के रह गए। बीरबल की भविष्यवाणी फिर से सटीक थी। यह देखकर अकबर खुशी से झूम उठे। उन्होंने बीरबल से पूछा कि उन्होंने बिना देखे इतनी सटीकता से कैसे बता दिया। अब अशरफी जीतने का रहस्य बताने का समय था। बीरबल ने विनम्रता से सिर झुकाया। जहांपनाह, यह कोई रहस्य नहीं, बल्कि प्रकृति के एक साधारण नियम की समझ थी। ध्वनि और दृश्य में एक निश्चित दूरी पर हमेशा थोड़ा सा अंतर होता है। जब घंटा मारक ऊपर उठा, तो मैंने अपनी आंखें इसलिए बंद रखीं ताकि मैं केवल सुन सकूं, न कि देख सकूं। जब भी कोई बड़ी वस्तु हिलती है या टकराती है, तो मुख्य आघात की गूंज हम तक पहुंचने से ठीक पहले हवा का एक सूक्ष्म कंपन सू न होता है। यह कंपन इतना छोटा होता है कि अक्सर सुनाई नहीं देता, लेकिन मैंने अपनी पूरी एकाग्रता इसी पर टिकाई। बीरबल ने विनम्रता से सिर झुकाया। सम्राट आगे बोले, अब हर अधिकारी घड़ी देखकर नहीं, बल्कि अपने विवेक की घड़ी देखकर निर्णय लेता है। यह सीख पूरे साम्राज्य के लिए है कि सबसे बड़ा राजा वही है जो सबसे कमजोर प्रजा की आवाज सुनता है। इस विजय के बाद बीरबल की ख्याति केवल आगरा तक सीमित नहीं रही, बल्कि दूर दराज के राज्यों तक फैल गई। लोग अब किसी भी जटिल समस्या के समाधान को बीरबली न्याय कहने लगे थे, जहां न्याय और बुद्धिमत्ता का सही तालमेल होता था। आगरा का वह घंटाघर जो कभी केवल समय बताता था, अब न्याय के समय का प्रतीक बन चुका था। बीरबल की बढ़ती लोकप्रियता से दरबार के कुछ पुराने और रूढ़िवादी अधिकारी मन ही मन कहने लगे थे। उनका मानना था कि न्याय का आधार नियम होते हैं, न कि भावना या विवेक की घड़ी। लेकिन प्रजा के बीच यह नया दर्शन जड़ पकड़ चुका था। अब जब कोई अधिकारी टाल मटोल करता, तो लोग सीधे उसे घंटाघर की ओर इशारा करते हुए कहते, हुजूर, घड़ी में नहीं, अपने दिल में समय देखिए। इस सामाजिक दबाव के चलते न्याय प्रक्रियाओं में अभूतपूर्व तेजी आई। छोटे से छोटे मामले भी बिना रिश्वत के जल्द सुलझने लगे। सम्राट अकबर ने इस व्यापक सामाजिक बदलाव को महसूस किया और एक शाही फरमान जारी किया कि प्रत्येक जिले में एक छोटी न्याय की चौकी स्थापित की जाए, जिसका एकमात्र उद्देश्य यह सुनिश्चित करना हो कि घंटाघर का संदेश त्वरित और निष्पक्ष न्याय कभी धुंधला न पड़े। यह घंटाघर की संस्कृति धीरे धीरे साम्राज्य का आधार बनने लगी थी। घंटाघर की इस नई व्यवस्था से कुछ लोग परेशान थे, विशेषकर वे सामंत और व्यापारी जिनकी ताकत विलंब और जटिलता पर टिकी थी। वे मानते थे कि कानून की पेचीदगियों का फायदा उठाना उनका अधिकार है। एक बार आगरा के धनी सेठ धनपाल ने एक गरीब किसान से लिए गए बड़े कर्ज को चुकाने से मना कर दिया। जब किसान न्याय की चौकी पहुंचा, तो धनपाल ने तुरंत अपने वकील को खड़ा किया। वकील ने तर्क दिया कि त्वरित न्याय का अर्थ यह नहीं है कि वह अपनी बात सिद्ध करने का पूरा समय न ले पाए। उसने जानबूझकर ऐसे 20 बेतुके गवाहों की सूची पेश कर दी जिनका बयान लेने में कम से कम 1 महीना लग जाता, ताकि फैसला टल जाए। मामला जब दरबार में सम्राट अकबर के सामने पहुंचा, तो सम्राट ने तुरंत बीरबल की ओर देखा। बीरबल मुस्कुराए और सेठ से पूछा, सेठ जी, आप चाहते हैं कि इन सभी गवाहों की गवाही में 20 दिन लगे, या आप घंटाघर के संदेश का सम्मान करेंगे? जब सेठ ने अपनी मांग दोहराई, तो बीरबल ने तुरंत हुक्म दिया, ठीक है, न्याय की चौकी इन सभी 20 गवाहों को बुलाएगी, लेकिन चूंकि त्वरित न्याय का नियम है, इन सब की गवाही आज सूर्यास्त से पहले एक ही बैठक में पूरी होनी चाहिए। सेठ के चेहरे का रंग उड़ गया।
क्योंकि वह जानता था कि यह असंभव है और उसका दाव उल्टा पड़ चुका था। सेठ जी के माथे पर पसीना छलक आया। उन्होंने चारों ओर देखा, दरबार, सम्राट अकबर और बीरबल की तीक्ष्ण आंखें। वह समझ गए कि बीरबल ने उनके लालच और विलंब की चाल को ही उनके खिलाफ एक असंभव शर्त बनाकर इस्तेमाल किया है। 20 गवाहों को सूर्यास्त से पहले लाना और उनकी विस्तृत गवाही करवाना मौत को गले लगाने जैसा था। यदि यह कार्य पूरा न हुआ तो न्याय में बाधा डालने के जुर्म में उन्हें ही दंडित किया जाएगा। बीरबल ने अपनी बात पर जोर देते हुए कहा, सेठ जी, आपने ही घंटाघर के त्वरित न्याय के संदेश को चुनौती दी थी। यदि आप 20 दिन चाहते थे तो आपको घंटी की आवाज का सम्मान करना चाहिए था। अब जबकि आप इस असंभव शर्त से घबरा रहे हैं तो कृपया बताएं, क्या आप अपनी शिकायत पर अडिग हैं या आप बिना समय गवाए मामले को सुलझाना चाहेंगे? सेठ जी पूरी तरह से टूट चुके थे। वह लड़खड़ाए और हाथ जोड़कर बोले, हुजूर, मैं अपनी मांग वापस लेता हूँ। यह मेरी भूल थी। मैं अपने विरोधी पक्ष से तुरंत समझौता करने को तैयार हूँ। सम्राट अकबर ने मुस्कुराते हुए बीरबल की ओर देखा। उन्होंने कहा, बीरबल, तुमने एक बार फिर साबित कर दिया कि घंटाघर का संदेश केवल समय नहीं बल्कि त्वरित और चतुर न्याय भी है। बीरबल ने अदब से सिर झुकाया और कहा, जहांपनाह, घंटाघर की ध्वनि का रहस्य यह नहीं कि उसे मापा जा सके, बल्कि यह है कि वह शिकायतकर्ता को तुरंत यह एहसास करा दे कि उसका तर्क कितना खोखला है। जो व्यक्ति असंभव की मांग करता है उसे असंभव शर्त ही शांत कर सकती है। अकबर ने तालियां बजवाईं और घोषणा की कि बीरबल ने न केवल न्याय किया है बल्कि दरबार का कीमती समय भी बचाया है। सेठ जी ने तुरंत अपने विरोधी पक्ष को बुलाया और सबके सामने समझौते के कागजात पर दस्तखत किए। वह शर्मिंदा थे लेकिन अब शांत भी थे। यह न्याय ही नहीं, यह तो व्यापार का एक उत्कृष्ट पाठ है। अकबर ने हंसते हुए कहा, सीख यह है कि जब भी विवाद बड़ा हो जाए तो बीरबल का घंटाघर नियम याद रखना, या तो तुरंत समझौता करो या ऐसी चीज को मापो जिसे मापना असंभव हो। दरबार ठहाकों से गूंज उठा और बीरबल की जय जयकार हुई। अकबर ने कुछ देर बाद बीरबल को निजी कक्ष में बुलाया। बीरबल, आज का तुम्हारा न्याय अद्भुत था, पर मुझे बताओ, क्या तुम सचमुच चाहते थे कि वे व्यापारी उस विशाल घंटाघर की ऊंचाई नापे? वह तो मूर्खतापूर्ण और थकाऊ काम था। बीरबल विनम्रता से झुके। जहांपनाह, मेरा उद्देश्य माप करवाना नहीं था। मेरा लक्ष्य केवल उन्हें यह दिखाना था कि उनका आपसी विवाद, जो वर्षों से उन्हें उलझाए हुए था, उस घंटाघर को मापने के काम जितना ही अनावश्यक और ऊर्जा खर्च करने वाला था। मैंने उन्हें बस यह एहसास कराया कि कुछ चीजों की कीमत उन्हें निपटाने में लगने वाले समय से बहुत कम होती है। अकबर ने प्रेम से बीरबल की पीठ थपथपाई। वाह, तुमने उन्हें एक ही झटके में व्यापार और जीवन का सबसे बड़ा पाठ पढ़ा दिया। उन्होंने सीखा कि जिद और अहम को पोसने से बेहतर है तुरंत समझौता करके आगे बढ़ना। यह घंटाघर नियम अब मेरे दरबार की एक नई मिसाल बन गया है। दरबार में यह घटना कई दिनों तक चर्चा का विषय बनी रही। हर व्यापारी अब छोटे मोटे झगड़ों से बचने लगा। लेकिन इस नए नियम की सफलता ने बीरबल के प्रति ईर्ष्या रखने वाले कुछ दरबारियों के मन में जलन की आग और भड़का दी। वे मानते थे कि बीरबल की चतुराई केवल समय बचाने के दर्शन पर आधारित है, न कि वास्तविक ज्ञान पर। इनमें से प्रमुख थे दरबारी फैजी और हसन। एक दिन फैजी ने बीरबल को नीचा दिखाने की योजना बनाई। उसने बादशाह से एक ऐसा प्रश्न पूछा जिसका उत्तर देना असंभव की हद तक मूर्खतापूर्ण था, लेकिन शर्त रखी कि बीरबल को इसका जवाब घंटाघर नियम के तहत, यानी तुरंत और बिना किसी हिचकिचाहट के देना होगा, ताकि समय और ऊर्जा बर्बाद न हो। फैजी ने मुस्कुराते हुए कहा, हुजूर, हमने सुना है कि बीरबल हर समस्या का समाधान पलक झपकते ही कर देते हैं। तो बीरबल, बताओ, अगर आपको यह जानना हो कि राजधानी में इस क्षण कितने कौवे बैठे हैं और आपके पास केवल 1 मिनट हो, तो आप कौन सी तकनीक अपनाएंगे? पूरा दरबार इस बेतुके सवाल पर शांत हो गया। यह साफ था कि फैजी बीरबल को केवल फंसाना चाहता था। अकबर ने बीरबल की ओर देखा, जिनके चेहरे पर हमेशा की तरह शांति थी। बीरबल ने माथे पर कोई शिकन लाए बिना तुरंत उत्तर दिया, हुजूर, तकनीक एकदम सीधी है। हम तत्काल एक संख्या बताएंगे, मान लीजिए 22,345। दरबार का सन्नाटा और गहरा हो गया। फैजी के चेहरे पर विजय की मुस्कान थी, लेकिन बीरबल ने उसे टिकने नहीं दिया। बीरबल ने आत्मविश्वास से आगे कहा,
अब फैजी साहब की बारी है। समय बर्बाद किए बिना हम घोषणा करेंगे कि यह संख्या पूरी तरह सटीक है। अगर फैजी साहब या किसी और को संदेह हो तो उन्हें तुरंत अपने सैनिकों को भेजना होगा ताकि वे हर घर में जाकर गिने कि कितने कौवे हैं। यदि संख्या 22,345 से ज्यादा निकली तो इसका अर्थ है कि राजधानी के कौवों के रिश्तेदार उनसे मिलने आए हैं, और अगर संख्या कम हुई तो हमारे कौवे अपने रिश्तेदारों से मिलने गांव गए हुए हैं। तकनीक यह है कि सवाल का बोझ तुरंत पूछने वाले पर डाल दिया जाए। कौवों की संख्या हमेशा सही होगी, बस उन्हें गिनने का कारण बदल जाएगा। बीरबल के इस त्वरित और अटपटे जवाब ने फैजी को निरुत्तर कर दिया। अकबर अपनी हंसी मुश्किल से रोक पाए। अकबर के मुख से निकले ठहाके की गूंज पूरे दरबार में फैल गई। बादशाह ने आगे बढ़कर बीरबल को गले लगाया। वाह बीरबल, तुम वास्तव में 9 रत्नों में सबसे अनमोल हो। एक पल में तुमने सिद्ध कर दिया कि किसी भी मूर्खतापूर्ण सवाल का जवाब देने के लिए तुम्हें केवल कल्पना और तर्क के मिश्रण की जरूरत है। अकबर ने प्रशंसा करते हुए कहा। फैजी, जो अपनी विफलता से कुछ हताश था, चुपचाप सिर झुकाकर मुस्कराया। वह जानता था कि बीरबल से शब्दों की बाजी जीतना लगभग असंभव था। अन्य दरबारी भी दबी जुबान में बीरबल की हाजिर जवाबी की प्रशंसा करने लगे। बीरबल ने बड़ी विनम्रता से झुककर उत्तर दिया, जहांपनाह, मेरे पास कोई जादू नहीं है, बस मैंने समस्या को ही उसका समाधान बना दिया। अब राजधानी के कौवे चाहे कहीं भी हों, हमारी प्रतिष्ठा सुरक्षित है। अकबर ने आदेश दिया कि कौवों की गिनती का यह हास्यास्पद विचार वहीं समाप्त किया जाए और दरबार की कार्यवाही अन्य महत्वपूर्ण राजकाज की ओर बढ़ाई गई। बीरबल एक बार फिर अपनी बुद्धिमत्ता की वजह से विजयी हुए। दरबार की कार्यवाही आगे बढ़ी, पर कई दरबारी अब भी बीरबल की ओर सम्मान और थोड़ी ईर्ष्या से देख रहे थे। इस बार वजीर आजम अबुल्फजल ने राजकोष संबंधी एक जटिल हिसाब पेश करने का प्रयास किया, लेकिन बादशाह अकबर का ध्यान कौवों के विचार से हट नहीं पा रहा था। बीरबल, बादशाह ने अचानक कहा, तुम्हारी बुद्धिमत्ता ने आज हमें मनोरंजन भी दिया और प्रतिष्ठा भी बचाई, लेकिन राजधानी के केंद्र में जो नया घंटाघर विशाल घड़ी स्थापित किया गया है, उससे जुड़ी एक अजीब शिकायत आई है। शहर कोतवाल ने तुरंत आगे आकर बड़े सम्मान से निवेदन किया, जहांपनाह, उस घड़ी की घंटियां इतनी जोर से बजती है कि बाजार के व्यापारी और आसपास के रहवासी बेहद परेशान हैं। वे शिकायत करते हैं कि शोर इतना ज्यादा है कि उनकी नींद और कारोबार दोनों प्रभावित हो रहे हैं। अकबर ने माथे पर बल डालते हुए बीरबल की ओर देखा। बताओ बीरबल, एक ओर समय की पाबंदी जरूरी है, दूसरी ओर प्रजा का चैन। इस शोर और सुविधा के द्वंद्व को कैसे शांत किया जाए, यह समस्या पिछली समस्या से कहीं अधिक व्यावहारिक और उलझी हुई थी। बीरबल ने कुछ क्षण चिंतन किया। उनकी आंखों में समस्या के हर पहलू को तोलने की प्रक्रिया साफ झलक रही थी। उन्होंने धीरे से सिर झुकाकर कहा, जहांपनाह, यह द्वंद्व सुविधा और शांति का नहीं, बल्कि आवश्यकता और अनावश्यकता का है। समय की पाबंदी दिन के कारोबार और सरकारी कामकाज के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, किंतु रात के उस प्रहर में जब सूर्य अस्त हो जाता है और बाजार बंद हो जाते हैं, तब हर घंटे घंटियां बजाने की क्या आवश्यकता है? क्या आधी रात को घंटे की आवाज सुनकर किसी व्यापारी का लाभ होता है? बीरबल ने प्रश्न पर प्रश्न दागे। अकबर ने सहमति में सिर हिलाया। तुम्हारी बात में दम है बीरबल। आधी रात को समय का इतना कठोर ज्ञान जरूरी नहीं, तो मेरा सुझाव यह है हुजूर, बीरबल ने कहा, कि घंटाघर को सूर्यास्त के बाद मौन रखा जाए, या फिर बाजार बंद होने के बाद इसे केवल हर 3 घंटे में एक बार बजाया जाए, ताकि समय का बोध भी रहे और व्यापारी चैन की नींद सो सके। हम प्रयोग करके देखेंगे कि इस आंशिक समाधान से समस्या हल होती है या नहीं। अकबर ने बीरबल की ओर देखते हुए मुस्कुराया। बहुत खूब बीरबल, यह एक ऐसा समाधान है जो सभी के लिए उचित जान पड़ता है। जाओ, इसे आज शाम से ही लागू करो। मैं स्वयं कल सुबह व्यापारियों से इसका हाल पूछूंगा। बीरबल ने तत्काल घंटाघर के रखवालों और कोतवाल को नए आदेश दिए। शाम होते ही जैसे ही बाजार की गतिविधियां मंद पड़ने लगीं, घंटे की आवाज भी थम गई। पहली रात व्यापारियों ने अभूतपूर्व शांति का अनुभव किया। कई महीनों बाद उन्होंने आधी रात को बेवजह की टकटक सुने बिना गहरी नींद ली। अगले दिन सुबह दरबार में व्यापारियों की भीड़ थी। वे बीरबल को धन्यवाद देने आए थे। एक वृद्ध व्यापारी ने भावुक होकर कहा, हुजूर, बीरबल ने हमें केवल शांति नहीं दी है,
उन्होंने हमारी सेहत बचाई है। अब हम दोगुनी ऊर्जा से व्यापार कर सकेंगे। अकबर ने प्रसन्न होकर बीरबल की पीठ थपथपाई। हालांकि समस्या का एक और पहलू था। एक दरबारी फुसफुसाया, हुजूर, व्यापारी तो चैन से सो गए, पर अब नगर के चौकीदार और सिपाही समय का अनुमान कैसे लगाएंगे? यह प्रश्न उठते ही दरबार में थोड़ी खलबली मच गई। बीरबल ने सहजता से इस ओर ध्यान दिया। उन्हें ज्ञात था कि हर समाधान अपने साथ एक नई चुनौती लाता है। बीरबल ने तुरंत समाधान पेश किया। उन्होंने कहा, हुजूर, यदि घंटी की कर्कश ध्वनि से नगरवासियों को राहत मिली है, तो यह जरूरी है कि हम पहरेदारों के लिए मौन संकेत निर्धारित करें। उन्होंने प्रस्ताव रखा कि पुराने घंटा घर के बुर्ज को अब कालस्तंभ बनाया जाए। रात के पहरों को दृश्य संकेतों में बदल दिया जाए। पहली पहर बीतने पर बुर्ज पर एक छोटी लालटेन जलाई जाए, दूसरी पर 2 और तीसरी पर 3। ये रोशनी केवल उन ऊंचे स्थानों और मुख्य चौकियों से दिखाई देंगी जहां सिपाही गश्त कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त बीरबल ने एक शांत पहरेदार नियुक्त करने का सुझाव दिया, जिसका काम था हर पहर बीतने पर केवल मुख्य चौक पर दबी हुई आवाज में, इतनी दबी हुई कि सोने वालों को कोई बाधा न हो, समय की सूचना देना। अकबर ने सराहना करते हुए कहा, बीरबल, तुम सचमुच हर समस्या में शांति और व्यवस्था का मार्ग खोज लेते हो। दरबारी भी बीरबल की बुद्धिमानी देखकर चकित रह गए। अब नगर के चौकीदारों की समस्या भी सुलझ चुकी थी। उसी रात से नगर में नई शांत पहरेदारी व्यवस्था लागू कर दी गई। महल से लेकर आम नागरिकों के घरों तक वह पुरानी घंटाघर वाली खटाखट और पहरेदारों के ऊंची आवाज में ऐलान करने की ध्वनि पूर्ण रूप से गायब हो गई थी। हर पहर के बीतने पर ऊंचे बुर्जों से रोशनी का नया संकेत चुपचाप अपनी सूचना प्रसारित करता और शांत पहरेदार दबी आवाज में केवल मुख्य चौक पर समय की घोषणा करते। सुबह जब अकबर उठे तो उनके चेहरे पर एक अद्भुत संतुष्टि थी। उन्होंने कक्ष में प्रवेश करते ही बीरबल को बुलवाया। बीरबल, बादशाह ने गर्मजोशी से कहा, कल रात मैं घंटों तक जागता रहा, लेकिन इस बार परेशानी के कारण नहीं, बल्कि उस अद्भुत शांति के कारण जो तुमने नगर को दी है। मेरी प्रजा को इतने वर्षों बाद चैन की नींद मिली है। अन्य दरबारी भी दबे सुरों में इस बदलाव की चर्चा कर रहे थे। हालांकि दरबारी राजा मानसिंह, जो बीरबल की निरंतर सफलता से ईर्ष्या रखते थे, इस शांति को पचा नहीं पा रहे थे। वह मन ही मन सोचने लगे कि बीरबल को अगली बार ऐसी समस्या में फंसाया जाए जहां उनकी यह शांति की युक्ति काम न आए। मानसिंह ने तुरंत अवसर का फायदा उठाया। झुककर उन्होंने बादशाह को प्रणाम किया और अत्यंत विनम्रता से कहा, जहांपनाह, नगर में शांति अवश्य है, किंतु मुझे एक आंतरिक बेचैनी सता रही है। जब से बीरबल ने बाहरी शोर शांत किया है, तब से मुझे शाही घंटा घर की ध्वनि बहुत खटकती है। बादशाह ने भौहें चढ़ाई। मानसिंह ने बात आगे बढ़ाई, उसकी ध्वनि सटीक है, पर उसमें मधुरता नहीं। मुझे लगता है कि उस घड़ी में घड़ी की आत्मा नहीं है। वह केवल समय बताती है, मन को सुकून नहीं। क्या बीरबल यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि घंटा घर की हर टन केवल समय न बताए, बल्कि सुनने वाले के दिल को भी छू ले? अकबर असमंजस में पड़ गए। यह ऐसी समस्या थी जिसका कोई तर्कसंगत समाधान नहीं था। दरबारी फुसफुसाए कि इस बार बीरबल फंस गए। बीरबल ने मानसिंह की ईर्ष्यापूर्ण मुस्कान को अनदेखा किया। वह शांत भाव से आगे बढ़े और चुनौती स्वीकार करते हुए बोले, जहांपनाह, यदि घंटा घर की ध्वनि में आत्मा डालनी है, तो मैं वादा करता हूं कि कल सुबह जब वह घड़ी बजेगी, तो हर नागरिक को परम शांति का अनुभव होगा, यहाँ तक कि ईर्ष्या की आग भी बुझ जाएगी। यह सुनकर मानसिंह के माथे पर चिंता की लकीरें उभर आईं। बीरबल ने चुनौती स्वीकार की और तुरंत दरबार से निकल गए। उन्होंने रात के अंधेरे में घंटा घर के जटिल यंत्रों को छेड़ने की बजाय शहर की गलियों का रुख किया। वह जानते थे कि ध्वनि में शांति लाने के लिए यंत्र नहीं, बल्कि सुनने वाले का मन शांत होना आवश्यक है। उन्होंने सबसे पहले नगर के वृद्ध, संतों और बच्चों को एकत्र किया। बीरबल ने उन्हें समझाया कि कल की घड़ी की ध्वनि केवल समय नहीं बताएगी, बल्कि एक पल का विराम लाएगी। उन्होंने सबसे आग्रह किया कि जब सुबह घड़ी बजे, तो एक क्षण के लिए वे सभी आंखें बंद करके अपनी सबसे बड़ी खुशी या संतुष्टि को याद करें। उधर मानसिंह के गुप्तचरों ने वापस आकर सूचना दी कि बीरबल कोई तांत्रिक क्रिया नहीं कर रहे हैं, बल्कि लोगों के मन में भावनाओं का बीज बो रहे हैं। मानसिंह इस तरकीब से और भी चिढ़ गए। अगले दिन सुबह सारा नगर घंटा घर के चारों ओर इकट्ठा था। अकबर बादशाह अपनी विशेष बालकनी से देख रहे थे। जैसे ही सूर्य की पहली किरणें पड़ी,
सबकी आंखें घंटा घर के विशाल डायल पर टिक गईं। यह वह क्षण था जब ध्वनि को आत्मा मिलनी थी। एकाएक घंटा घर के भीतर की विशाल मशीनरी ने घरघराहट के साथ गति पकड़ी। प्रतीक्षा का क्षण समाप्त हुआ और ठीक 3 बार अत्यंत मधुर और गहरी ध्वनि गूंजी। वह ध्वनि किसी भारी लोहे की नहीं थी, बल्कि उसमें एक अनूठी मिठास थी, मानो वह केवल हवा और खुशी से बनी हो। हर नागरिक के कान में पड़ते ही वह ध्वनि उनके हृदय में उतर गई। लोगों के चेहरे पर अचानक हल्की मुस्कानें तैर गईं। किसी को बरसों पहले खोया हुआ सिक्का याद आया, तो किसी को बच्चे का पहला शब्द। पूरा चौक एक क्षण के लिए सामूहिक संतुष्टि की अनुभूति में डूब गया। मानसिंह यह देखकर हक्का बक्का रह गया। घड़ी की आवाज सचमुच बदल गई थी, लेकिन यह जादू बीरबल ने लोगों के विश्वास और सकारात्मक भावना से किया था। अकबर ने अपनी बालकनी से बीरबल की ओर देखकर सिर हिलाया। बीरबल, तुमने सिद्ध कर दिया कि महानतम यंत्र भी मानव हृदय की भावना के बिना निर्जीव है। मानसिंह, जिसका अहंकार पल भर पहले आसमान छू रहा था, अब शर्मिंदगी और विस्मय से लाल हो गया। वह जानता था कि तर्क से बीरबल को पराजित करना असंभव है, और यह हार विशुद्ध रूप से भावना की थी। उसने धीरे से अपना सिर झुका लिया। बीरबल ने विजयी मुस्कान के बजाय विनम्रता से अकबर की ओर देखा। जहांपनाह, उन्होंने कहा, घड़ी में कोई दोष नहीं था, दोष हमारे सुनने के तरीके में था। यह ध्वनि लोगों के मन का आईना थी। हमने उन्हें विश्वास दिलाया कि यह शुभ है, और उनके सकारात्मक विचार ने घंटी की खनक को अमृत बना दिया। असल में दुनिया वही सुनती है जो वह सुनना चाहती है। अकबर ने बीरबल के निष्कर्ष पर मोहर लगाते हुए जोर से ताली बजाई। बीरबल, तुम अतुलनीय हो। अब से यह घंटा घर सौभाग्यनाद कहलाएगा, और इसकी पहली मधुर ध्वनि के लिए मैं तुम्हें 100 अशर्फियां भेंट करता हूँ। पूरा चौक महाराज अकबर की जय और बीरबल की जय के नारों से गूंज उठा, और घंटा घर की मधुर ध्वनि उस उत्सव में लय मिला रही थी। बीरबल ने सम्मानपूर्वक सिर झुकाया और सम्राट अकबर द्वारा दी गई अशर्फियों की थैली अपने हाथों में ले ली। उनके चेहरे पर किसी तरह का गर्व नहीं था, बल्कि एक शांत मुस्कान थी। अगले ही क्षण उन्होंने वह भारी थैली पास खड़े एक निर्धन दरबारी की ओर बढ़ा दी, जिसकी आंखों में आश्चर्य और कृतज्ञता के मिश्रित भाव थे। अकबर ने भौहें चढ़ाई। यह क्या किया बीरबल? इतनी बड़ी भेंट तुमने तुरंत किसी और को क्यों दे दी? बीरबल ने विनम्रता से उत्तर दिया, जहांपनाह, इस सौभाग्यनाद की ध्वनि का असली अर्थ तभी सिद्ध होगा जब यह दूसरों के जीवन में वास्तविक खुशहाली लाए। मेरे लिए तो आपका विश्वास ही 100 अशर्फियों से बढ़कर है। यह धन उस व्यक्ति के लिए शुभ होगा जिसके पास सबसे कम है, और जिसके कान को खुशी की ध्वनि की सबसे अधिक जरूरत है। महाराज अकबर इस जवाब से अत्यंत प्रभावित हुए। उन्होंने दरबारी को आशीर्वाद दिया और घोषणा की कि अब से यह घंटा घर केवल समय ही नहीं बताएगा, बल्कि यह बीरबल की बुद्धिमत्ता और परोपकार की कथा भी सुनाएगा। उसी दिन से सौभाग्यनाद केवल एक इमारत नहीं, बल्कि न्याय और उदारता का प्रतीक बन गया। इस घटना के बाद दरबार में बीरबल की बुद्धिमत्ता की धाक और भी गहरी हो गई। सौभाग्यनाद घंटा घर की प्रसिद्धि दूर दूर तक फैल गई, और लोग दूर दराज से उसे देखने आने लगे। लेकिन असली उत्सुकता 100 अशर्फियों को लेकर थी। हर कोई जानना चाहता था कि बीरबल उस सबसे कम धनी व्यक्ति को कैसे पहचानेगा, जिसके कान को खुशी की ध्वनि की सबसे अधिक जरूरत है। बीरबल ने महाराज की आज्ञा शिरोधार्य की, पर धन तुरंत नहीं बांटा। उन्होंने अगले कुछ सप्ताह आगरा की सड़कों पर भेष बदलकर घूमते हुए बिताए। वह महलों की चकाचौंध से दूर उन गलियों में गए जहां अभाव की गूंज थी। वह केवल गरीबी नहीं, बल्कि उस छिपी हुई निराशा को खोज रहे थे जो एक छोटी सी खुशी से पूरी तरह मिट सकती थी। आखिरकार एक टूटी हुई झोंपड़ी के बाहर उन्हें एक विधवा स्त्री मिली, जो रात के अंधेरे में भी मिट्टी के दीपक के सहारे काम कर रही थी। उसका चेहरा दुहक से नहीं, बल्कि शांत दृढ़ता से भरा था। उसने बीरबल से कहा, बाबूजी, मुझे धन नहीं चाहिए, बस इतनी रोशनी कि मैं अपनी बच्ची के लिए यह आखिरी कपड़ा सिल सकूं। बीरबल समझ गए, यह वह हृदय था जो बाहरी धन से नहीं, बल्कि आंतरिक संतोष की ध्वनि से प्रकाशित होता था। वर्ड काउंट चेक, 130 वर्ड्स। बीरबल की आंखें नम हो गईं। उन्होंने झट से अपनी जेब से एक छोटी तांबे की दियासलाई निकाली और पास रखे एक बड़े दिए में तत्काल तेल डालकर उसे जला दिया। रोशनी चारों ओर फैल गई, जिससे उस छोटे से कोने में एक स्वर्गीय आभा आ गई। विधवा के चेहरे पर संतुष्टि की वह अलौकिक मुस्कान आई।
जो हजारों मोतियों और हीरे जवाहरात से अधिक कीमती थी। उसने धन्यवाद में केवल सिर झुकाया। बीरबल ने झुककर कहा, देवी, आपने मुझे वह ज्ञान दिया जो मैं पूरे नगर में व्यर्थ ढूंढ रहा था। अब वह पूर्ण रूप से समझ चुके थे कि असली मजेदार कहानी सोने के सिक्कों या भव्य महलों में नहीं थी, बल्कि एक माँ की ममता और उसके छोटे से दीपक की दृढ़ लौ में थी। बीरबल ने संतोष की गहरी सांस ली। वह तेजी से शाही महल की ओर लौट चले। उन्हें पता था कि वह बादशाह अकबर के प्रश्न का उत्तर पा चुके हैं। महल पहुंचकर बीरबल सीधे दीवान ए खास में दाखिल हुए। बादशाह अकबर अपने तख्त पर बैठे बेचैनी से उनका इंतजार कर रहे थे। दरबार में सन्नाटा पसरा हुआ था। सभी दरबारी जिज्ञासा से बीरबल की तरफ देख रहे थे। आओ बीरबल, इतनी देर क्यों लगी? और बताओ, क्या मिला तुम्हें वह अद्भुत और मजेदार कहानी? बादशाह ने अपनी आवाज में हल्की उत्सुकता छिपाते हुए पूछा। बीरबल ने पहले सम्मानपूर्वक सिर झुकाया। उनके चेहरे पर अब थकान नहीं, बल्कि एक असीम शांति थी। जहां पनाह, उन्होंने धीरे से कहना शुरू किया। कहानी मजेदार नहीं थी, बल्कि उसका सार मजेदार था। मैंने पूरा नगर छान मारा, सोने के व्यापारी से लेकर शाही खजाने तक गया, पर असली ज्ञान मुझे एक झोपड़ी में मिला। बादशाह ने थोड़ा झुककर पूछा, वह कैसा ज्ञान था? विस्तार से बताओ। वह ज्ञान था, हुजूर, कि सबसे बड़ी दौलत पैसे नहीं, बल्कि अटूट विश्वास और प्रेम है, बीरबल ने जवाब दिया। फिर उन्होंने उस गरीब माँ और उसके छोटे से दीपक की कहानी सुनानी शुरू की, जिसने उन्हें मानवता का सबसे बड़ा पाठ सिखाया था। दरबार के चेहरों पर अब उत्सुकता की जगह विस्मय आ रहा था। बीरबल ने शांत स्वर में अपनी बात आगे बढ़ाई। यह उस रात की बात है, हुजूर, जब मैं सत्य की खोज में नगर की भव्यता को छोड़कर बाहरी किनारे पर भटक रहा था। मैंने एक अत्यंत जर्जर झोपड़ी के पास रुका। भीतर एक बूढ़ी माँ बैठी थी। उनके पास केवल एक मिट्टी का छोटा सा दीपक था, जिसकी लौ बड़ी मुश्किल से टिमटिमा रही थी। उसमें तेल लगभग अंतिम बूंद बचा था। यह देखकर मेरा मन द्रवित हो उठा। मैंने पूछा, माँ, क्या तुम जानती हो कि यह दीपक शायद आज रात भी पूरी न काट पाए? तेल तो खत्म होने वाला है। उन्होंने मेरी ओर देखा। उनकी आंखों में गरीबी का भय नहीं, बल्कि एक अद्भुत शांति थी। बीरबल ने रुककर लंबी सांस ली। वह बोली, बेटा, मुझे पता है कि तेल कम है, पर जब तक यह जल रहा है, यह मेरी आशा है। और मुझे पूरा विश्वास है कि सुबह का सूरज आने तक मेरे ईश्वर की कृपा से यह मुझे रास्ता दिखाता रहेगा। मेरा विश्वास इस तेल की मात्रा पर नहीं, बल्कि उस शक्ति पर है जिसने इसे अब तक जलाए रखा है। हुजूर, उस पल मुझे लगा कि मैंने पूरे ब्रह्मांड का सबसे बड़ा खजाना खोज लिया है। अकबर ने अपनी दाढ़ी सहलाई। उनकी आंखें कुछ देर तक शून्य में टिकी रहीं, फिर उन्होंने बीरबल की ओर स्नेह और आश्चर्य से देखा। बीरबल, उन्होंने धीरे से कहा, तुम हमेशा सोने और चांदी की बात नहीं करते। यह विश्वास, यह तो वास्तव में हीरे जवाहरात से भी महंगा खजाना है। फिर क्या हुआ? क्या वह छोटा दीपक सचमुच सुबह तक जलता रहा? बीरबल मुस्कुराए। जी हुजूर, वह दीपक सुबह की पहली किरण तक बिना हिले, बिना बुझे जलता रहा। मैंने पूरी रात वहां बैठकर उस अलौकिक दृश्य को देखा। मैंने उस रात सीखा कि संतोष और ईश्वर पर अटूट विश्वास ही वह तेल है जो जीवन के दीपक को विपरीत परिस्थितियों में भी बुझने नहीं देता। हुजूर, मैंने उसे एक स्वर्ण मुद्रा भेंट करने का प्रयास किया, पर उसने विनम्रता से मना कर दिया। वह बोली, बेटा, जिसका विश्वास मजबूत हो, उसे और किसी धन की आवश्यकता नहीं होती। बीरबल ने आगे कहा, हुजूर, असली गरीबी तेल की कमी में नहीं, बल्कि विश्वास की कमी में है। उस वृद्धा ने मुझे यह पाठ सिखाया। यह सुनकर बादशाह अकबर गहरे विचार में डूब गए। कुछ क्षणों तक दरबार में पूर्ण सन्नाटा पसरा रहा। सभी दरबारी उस अदृश्य तेल और विश्वास की तुलना पर मंथन कर रहे थे। अंततः अकबर की आंखें गर्व से चमक उठीं। उन्होंने खड़े होकर बीरबल की प्रशंसा में कहा, वाह बीरबल, तुम सचमुच बहुमूल्य रत्न हो। तुमने आज केवल एक कहानी नहीं सुनाई, बल्कि धर्म, दर्शन और संतोष का सार प्रस्तुत कर दिया। तुमने सिद्ध कर दिया कि सच्ची अमीरी धन दौलत में नहीं, बल्कि हृदय की दृढ़ता में होती है। बादशाह ने आदेश दिया, उस वृद्धा को तुरंत सम्मानपूर्वक हमारे सामने पेश किया जाए। मैं चाहता हूं कि उसे शाही खजाने से नहीं, बल्कि पूरी मानवता की ओर से आदर और सम्मान मिले।
उसकी झोपड़ी को ज्ञान का मंदिर घोषित किया जाएगा, क्योंकि उसने हमें वह पाठ पढ़ाया है जो बड़े बड़े धर्मग्रंथ भी स्पष्ट नहीं कर पाते। बीरबल ने झुककर बादशाह के इस न्यायपूर्ण निर्णय का स्वागत किया। बीरबल ने तत्काल कुछ विश्वस्त सिपाहियों और दरबारियों को वृद्धा की झोपड़ी की ओर रवाना किया। पूरे नगर में यह समाचार आग की तरह फैल गया। कुछ ही घंटों में वह साधारण बूढ़ी औरत, जिसे कल तक लोग निर्धनता का प्रतीक मानते थे, शाही सम्मान के साथ पालकी में बिठाकर दरबार लाई गई। नगरवासी यह अद्भुत दृश्य देखकर दंग रह गए। ज्ञान की कीमत पर आज धन को झुकना पड़ रहा था। जब वह वृद्धा विनम्रतापूर्वक दरबार में पहुंची, तो बादशाह अकबर स्वयं अपने सिंहासन से नीचे उतरे। उनके चेहरे पर पश्चाताप और गहरी श्रद्धा का भाव था। अकबर ने उसके सामने झुककर कहा, माते, हमारी दौलत और आपका संतोष, दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। आपने जो अमूल्य पाठ हमें दिया है, उसे मैं शाही घोषणापत्र में स्वर्ण अक्षरों से अंकित करवाऊंगा। आपका जीवन अब हर प्रजाजन के लिए एक आदर्श होगा। वृद्धा ने केवल प्रेम भरी मुस्कान के साथ बादशाह को आशीर्वाद दिया। बीरबल, जो शांत भाव से यह सब देख रहे थे, आगे बढ़े। उन्होंने सम्राट से कहा, जहांपनाह, इस वृद्धा का सम्मान केवल एक दिन का समारोह नहीं होना चाहिए। यह पाठ हमारे राज्य की नींव में हमेशा के लिए गूंजना चाहिए। अकबर ने उत्सुकता से पूछा, तुम क्या सुझाव देते हो, बीरबल? बीरबल बोले, हम आगरा के केंद्र में एक घंटाघर, समय की मीनार, बनवाएंगे। इसकी ऊंचाई इतनी होगी कि हर नागरिक उसे देख पाए, और हर घंटे बजने वाली उसकी ध्वनि प्रजा को याद दिलाएगी कि समय और संतोष ही सबसे बड़ी दौलत है। उस मीनार पर वृद्धा के ज्ञान को दर्शाते हुए स्वर्ण शिलालेख लगाए जाएंगे। अकबर ने तुरंत ही इस ऐतिहासिक निर्माण की आज्ञा दी। उन्होंने घोषणा की कि आज से यह मीनार केवल समय नहीं बताएगी, बल्कि ज्ञान की गूंज का प्रतीक होगी। इस घटना के बाद बीरबल की दूरदर्शिता और वृद्धा का निस्वार्थ त्याग, दोनों ही पूरे साम्राज्य के लिए एक अमर कथा बन गए। यह कहानी सदियों तक सुनाई जाने लगी। धन की क्षणभंगुरता और ज्ञान की शाश्वत शक्ति की कहानी। निर्माण कार्य युद्ध स्तर पर शुरू हुआ। पूरे सल्तनत के बेहतरीन शिल्पकार और वास्तुकार बुलाए गए। जिस स्थान पर कभी सोने के सिक्के दफन थे, अब उसी नींव पर ज्ञान की गूंज नामक यह मीनार खड़ी हो रही थी। यह भव्य घंटाघर अपनी सादगी और उद्देश्य की महानता के कारण अद्वितीय था। इसकी मीनार पर अनावश्यक नक्काशी की जगह वृद्धा के सत्य वचन स्वर्ण अक्षरों में चमक रहे थे। सम्राट अकबर ने स्वयं पहली बार घंटी बजाने का शुभारंभ किया। डोंग की वह पहली गूंज इतनी गहरी और गुंजायमान थी कि मानो पूरी राजधानी में एक अदृश्य ऊर्जा फैल गई हो। यह सिर्फ समय का पहरा नहीं था, यह लालच पर संतोष और विवेक की विजय का उद्घोष था। आने वाले वर्षों में जब भी लोग उस घड़ी की आवाज सुनते, वे अनजाने में ही सही वृद्धा के निस्वार्थ ज्ञान को याद करते। ज्ञान की गूंज बीरबल की दूरदर्शिता और एक साधारण स्त्री के त्याग का वह जीता जागता प्रमाण बन गई, जिसने साम्राज्य को भौतिक धन के भ्रम से मुक्त कर दिया। यह मीनार केवल समय नहीं, बल्कि जीवन जीने का सही सिद्धांत बताती रही। अकबर ने स्वयं यह सुनिश्चित किया कि उस वृद्धा का त्याग इतिहास के पन्नों में स्वर्ण अक्षरों में दर्ज हो। महल के शिलालेखों पर लिखा गया कि सच्चा धन वह नहीं जो तिजोरी में हो, बल्कि वह जो विवेक और लोक कल्याण में निवेश किया गया हो। इस घड़ी के स्थापित होने के बाद नगर का मिजाज ही बदल गया। जब व्यापारी अपनी दुकान खोलते थे, तो वे पहले घंटे की गूंज सुनते थे। यह याद दिलाता था कि मुनाफा नेक नियत से कमाना है, न कि लालच से। समय के साथ ज्ञान की गूंज शहर की पहचान बन गई। बच्चे खेल खेल में भी जब उस घड़ी की कहानी दोहराते, तो उनके चेहरे पर संतोष की चमक होती थी। बीरबल जानते थे कि उन्होंने केवल एक इमारत नहीं खड़ी की, बल्कि पूरे साम्राज्य की नैतिक नींव को मजबूत कर दिया था। यह मीनार हर दिन अपनी छाया के साथ यह संदेश दोहराती थी, जीवन का मूल्य सोने चांदी में नहीं, बल्कि सही समय पर सही निर्णय लेने में छिपा है। यह कहानी पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रही, हर खनक के साथ यह संदेश दोहराती हुई कि संतुष्टि सबसे बड़ी दौलत है और त्याग की महिमा अमर है। समय की यह पावन घंटी सदियों तक बजती रही। हर सुबह जब सूरज अपनी पहली किरणें मीनार पर डालता, तो मानो वह ज्ञान का अभिषेक करता हो। शहर के बाशिंदे अब समय की कद्र करना सीख चुके थे। उनके व्यापार में तेजी आई, उनके खेतों में उपज बढ़ी, क्योंकि अब काम जब मन किया नहीं, बल्कि सही वक्त पर होता था। बादशाह अकबर भी अब इस परिवर्तन को देख रहे थे। वह अक्सर दरबार में बीरबल की ओर देखकर केवल मुस्कुराते थे।
उन्हें एहसास हो चुका था कि जिस दौलत को वह खजाने में मापते थे वह क्षणभंगुर थी, परंतु जो नैतिक मूल्य बीरबल ने घड़ी के रूप में स्थापित किए वे अमर थे। एक दिन अकबर ने सार्वजनिक रूप से घोषणा की, यह घंटाघर मेरे शासनकाल का सबसे बड़ा दान है, क्योंकि इसने मेरे लोगों को समय से बड़ा कोई धन नहीं है यह सिखाया, और इस तरह त्याग की नींव पर खड़ी यह मीनार हमेशा के लिए प्रजा के दिलों में सम्मान का प्रतीक बन गई। घंटाघर की ध्वनि अब आगरा की आत्मा बन चुकी थी। हर घंटे गूंजती उसकी टंकार केवल समय नहीं बताती थी, बल्कि नागरिकों को उनके कर्तव्यों की याद दिलाती थी। किसान अपने खेत जाने का समय मिलाते, व्यापारी अपनी दुकानें खोलने का और बच्चे पढ़ने बैठने का। अब समय केवल एक अमूर्त विचार नहीं था, बल्कि जीवन का अनुशासित आधार बन गया था। एक शाम जब सूरज डूब रहा था और घंटाघर की विशाल छाया पूरे मैदान पर पड़ रही थी, बादशाह अकबर ने बीरबल से पूछा, तुमने मेरी तिजोरी से बहुत कुछ लिया बीरबल, क्या तुम्हें कभी अफसोस नहीं हुआ? बीरबल ने विनयपूर्वक उत्तर दिया, जहांपनाह, तिजोरी का सोना अंततः मिट्टी हो जाता है, परंतु समय का उपयोग करके कमाया गया पुण्य पीढ़ियों को तारता है। यह घंटाघर आपकी प्रजा के लिए हर सुबह एक नया खजाना लेकर आता है, जिसका नाम अवसर है। अकबर ने मुस्कुराते हुए सहमति में सिर हिलाया। वह समझ चुके थे कि सच्चा राजा वही है जो अपने लोगों को संपत्ति नहीं बल्कि ज्ञान और अनुशासन का उपहार दे। यह घंटाघर हमेशा के लिए न्याय, त्याग और समय की महत्ता का प्रतीक बन गया। अकबर ने संतुष्टि से गहरी सांस ली और बीरबल को गले लगा लिया। उन्होंने तुरंत घोषणा करवाई कि उस दिन से यह घंटाघर केवल समय बताने का साधन नहीं होगा, बल्कि साम्राज्य के लिए सतर्कता का स्तंभ माना जाएगा। इस घटना के बाद आगरा की जनता ने बीरबल की बुद्धिमत्ता को और अधिक सम्मान देना शुरू कर दिया। व्यापारी, कारीगर और राजकर्मचारी सभी ने समय की पाबंदी को गंभीरता से लिया। बाजार अब नियत समय पर खुलते और न्यायालय के निर्णय बिना किसी विलंब के सुनाए जाते। वह विशाल मीनार, जिस पर राजा ने खजाना खर्च करने के बजाय ज्ञान का निवेश किया था, अब शहर की सबसे अमूल्य धरोहर बन गई थी। बीरबल ने सिद्ध कर दिया कि स्वर्ण की तिजोरी एक दिन खाली हो सकती है, लेकिन अनुशासन और अवसर का जो धन राजा अपनी प्रजा को देता है, वह साम्राज्य को युगों युगों तक मजबूत बनाता है। वह घंटाघर आज भी वहां खड़ा है, सदियों से हर पहर पर अपनी मधुर ध्वनि से यही याद दिलाता हुआ कि समय ही सबसे बड़ा बादशाह है। बादशाह अकबर, जिन्होंने पहले इस विचार को फिजूल खर्ची समझा था, अब हर सभा में बीरबल की बुद्धिमत्ता का बखान करते। उन्होंने सार्वजनिक रूप से स्वीकार किया कि बीरबल ने उन्हें सिर्फ एक घड़ी नहीं दी, बल्कि एक ऐसी विरासत सौंपी जिसने पूरी शासन व्यवस्था को पारदर्शी बना दिया। बीरबल को अब समय का संरक्षक की उपाधि से नवाजा गया। आम जनता के लिए वह घंटाघर महज एक ऊंची मीनार नहीं रहा, वह न्याय और ईमानदारी का सबसे बड़ा गवाह बन गया। लोग अब उसे प्यार से बीरबल का घंटा कहकर पुकारते थे। जब भी घंटा बजता, यह सिर्फ पहर की सूचना नहीं देता था, बल्कि यह भी याद दिलाता था कि राजा का कोष सिर्फ पत्थरों और रत्नों से नहीं, बल्कि प्रजा के सुख और समय की पाबंदी से भरा जाता है। उस दिन से लेकर आज तक उस शहर की कार्य संस्कृति में अनुशासन का धागा इतनी मजबूती से बंधा हुआ है कि उसकी मिसाल दूर दूर तक दी जाती है। यह वह अमूल्य सबक था जो किसी भी स्वर्ण मुद्रा से खरीदा नहीं जा सकता था। बादशाह अकबर इस चिरस्थायी परिवर्तन को देखकर अत्यंत आह्लादित हुए। उन्होंने अगले ही दिन बीरबल को अपने विशेष दरबार में बुलाया, जहां केवल नवरत्न ही उपस्थित थे। बीरबल, बादशाह ने गर्व से कहा, तुमने सिर्फ एक घंटा घर नहीं बनवाया, तुमने हमारी प्रजा के जीवन में समय की मर्यादा को स्थापित किया है। अब हमारी राजधानी सिर्फ वैभव के लिए नहीं, बल्कि अपने अनुशासन के लिए भी प्रसिद्ध होगी। बीरबल ने सिर झुकाते हुए नम्रता से उत्तर दिया, जहांपनाह, मैंने तो केवल यह सुनिश्चित किया कि जो सत्य और न्याय है वह ठीक समय पर सब तक पहुंचे। घड़ी तो पहले भी थी, पर उसे केवल अमीरों की दीवारों तक सीमित रखा गया था। आज वह सबके लिए समान रूप से बज रही है। बादशाह अकबर मुस्कुराए। उन्होंने कहा, तुम्हारा यह सबक सदियों तक याद रखा जाएगा। जब समय खुद राजा बन जाए, तब किसी और राजा की जरूरत नहीं रहती। उस दिन से उस शहर के हर बाजार और हर गली में एक नई स्फूर्ति, एक नई जिम्मेदारी दिखाई देने लगी। लोग कहते थे, घंटा नहीं बजा तो समझो बीरबल नाराज है। समय की इस नई व्यवस्था ने शहर में अजीबोगरीब बदलाव ला दिए थे। अब बाजार में सौदे जल्दी होते थे, अदालत की कार्रवाई समय पर शुरू होती थी
और यहाँ तक कि घर के काम भी घंटी की आवाज के अनुसार तय होने लगे। मगर इस अनुशासन से सबसे ज्यादा मुश्किल उन्हें हुई जो अपनी धीमी चाल के आदी थे। एक दिन शहर का सबसे मशहूर और सुस्त व्यापारी, जिसे लोग ढीलाराम कहते थे, बीरबल के पास पहुंचा। वह हाफते हुए बोला, माई बाप, यह घड़ी हमें चैन से जीने नहीं देती। मुझे सुबह जरा देर हो गई तो सबने मेरा मजाक उड़ाया और कहा कि बीरबल नाराज है। इस कठोर समय को थोड़ा धीमा कर दीजिए हुजूर। बीरबल ने अपनी दाढ़ी सहलाई और गंभीर होते हुए बोले, ढीलाराम, तुम यह क्यों भूल जाते हो कि समय ही सबसे बड़ा राजा है। यह घंटी मेरी नहीं बल्कि तुम्हारे आलस्य की मृत्यु का प्रतीक है। जब तक यह बजती रहेगी समझो न्याय और कर्म की गति सही है। शिकायत मत करो बल्कि इसकी ताल पर चलना सीखो, क्योंकि खोया हुआ समय स्वयं बादशाह भी वापस नहीं ला सकते। ढीलाराम को उत्तर मिल चुका था। बीरबल के इन शब्दों की गूंज पूरे दरबार में देर तक महसूस की गई। ढीलाराम की शिकायत भले ही दब गई हो, लेकिन सभी दरबारी अब उस काल की घंटी को एक नए भय और सम्मान की दृष्टि से देखने लगे थे। उन्हें यह एहसास हो गया था कि बीरबल का यह नियम किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं बल्कि पूरे राज्य की व्यवस्था को दुरुस्त रखने के लिए था। अगली सुबह से दरबार की रौनक और कार्यशैली बिल्कुल बदल गई। जहां पहले चहल पहल और थोड़ी हिलाई थी, वहां अब एक अजीब सी फुर्ती और गंभीरता व्याप्त थी। शाही घंटाघर की हर धुन अब केवल समय की सूचना नहीं बल्कि दक्षता और न्याय की कसौटी बन चुकी थी। यहाँ तक कि दूर दराज के गांवों से आए नागरिक भी समय के महत्व को समझने लगे थे। एक किसान, जिसका नाम गंगू था, वह अपना लगान भरने आया। पिछली बार वह देर से आया था और उसे दंड के तौर पर अगले दिन लौटना पड़ा था। इस बार वह घड़ी की अंतिम दस्तक से ठीक 10 मिनट पहले शाही फाटक पर था। काम समय पर खत्म होने से उसे दिन भर आराम करने और घर जल्दी पहुंचने का मौका मिल गया था। गंगू ने मन ही मन बीरबल के लिए दुआ की। शीघ्र ही यह घंटी आगरा की सबसे न्यायप्रिय आवाज बन गई। जहां इस नई व्यवस्था ने प्रजा को राहत दी, वहीं बादशाह के दरबार में कुछ पुराने दरबारी थे जिन्हें बीरबल की बढ़ती लोकप्रियता और उसके घड़ी के न्याय पर संदेह था। वे इसे केवल एक दिखावा मानते थे। इनमें से एक मुख्य दरबारी था, मीर शम्स। मीर शम्स ने एक दिन भरे दरबार में अकबर से कहा, जहांपनाह, यह घंटी केवल अमीरों और व्यापारियों के लिए उपयोगी है जो दिन के उजाले में काम करते हैं। परंतु उन गरीब मजदूरों का क्या जो आधी रात को भी शाही निर्माण कार्यों में लगे रहते हैं? क्या यह घंटी उनके लिए भी उतनी ही न्यायपूर्ण है? अकबर ने विचार किया। यह प्रश्न कठिन था क्योंकि न्याय का अर्थ केवल समय पर आना नहीं बल्कि परिस्थितियों को समझना भी था। उन्होंने तुरंत बीरबल की ओर देखा। बीरबल ने विनम्रता से सिर झुकाया और बोले, हुजूर, समय की चाल गरीब या अमीर देखकर नहीं बदलती, यह सबके लिए समान है। परंतु मीर शम्स की चिंता जायज है। कल सुबह यह घंटी केवल समय का नहीं बल्कि श्रम और ईमानदारी का भी हिसाब देगी। दरबारी उत्सुकता से अगली सुबह